नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और मैं अपने विचार बताती हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के क्या विचार हैं उन बिंदुओं पर। बात शुरू करते हैं हम कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण की। तो परिवार को जोड़ने व एकजुट करने का कार्य नारी करती रही है। वो एक बिंदु है और ऐसा बिंदु जो कि परिवार की रेखाओं को जोड़ती है, यानी परिवार में एक दूसरे से जोड़ती है। लक्ष्मी रूप में दीपावली पर, विद्या रूप में विद्या मंदिर में अर्थात स्कूल में पूजी जाती है, नवदुर्गा में संपूर्ण रूप में पूजी जाती है, यानी सप्तशक्ति के रूप में पूजी जाती है। यदि हम उसकी पूजा करते हैं तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि भारतीय संस्कृति का आधार बने। बालक का प्रथम गुरु माता बनकर वो उसको मार्ग निर्देशित करे, संपूर्ण पृथ्वी को परिवार मानते हुए बांध कर रखे, वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रत्येक बालक के अंदर संकल्पित करे। सबसे पहले संस्कार देकर संस्कृति की संवाहक बनने का कार्य करे। संस्कार परिवार से ही प्राप्त होते हैं। जब बालक प्रातः काल उठकर बड़ों को नमन करते हैं, बड़ों को चरण स्पर्श करता है, तो तब हम गर्व से कहते हैं कि ये हमारा बालक है। उसको सिखाएं कि वे सुबह प्रातः काल उठ करके प्रातः वंदन करे, हाय हेलो नहीं। संयुक्त परिवार में रहकर जब हम किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाते थे तो हम उसमें एक संस्कार की भावना भी विकसित करते थे, यानी बच्चे में संस्कार आते थे। बालक संस्कार ग्रहण करता था, प्रातः स्नान करता था, ईश वंदन करता था और अपने सनातन को पहचानता था। प्रातः स्नान से उसे ऊर्जा प्राप्त होती थी। परंतु अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल का बालक सूर्योदय के काफ़ी घंटों के बाद सोकर उठता है और उठते ही उसको मोबाइल की लत लगी हुई है, तो जिसके कारण वो बीमार रहता है। हम माताओं का एक दायित्व बन जाता है कि हम लोग बच्चों में इस परिवर्तन को करें। वर्तमान संकट अगर छाया है तो वो एकल परिवार की वजह से भी हो रहा है। एकल परिवार में लगातार वृद्धि हो रही है। हम अपनी बेटियों का विवाह ऐसे स्थान पर करना चाहते हैं जहाँ के कि उसे काम नहीं करना पड़े, लोगों की संख्या कम हो। तो हमें इसके लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपने नज़रिए को बदलना होगा। उपभोक्तावादी संस्कृति और सोशल मीडिया से ही जुड़ करके आजकल के परिवार अलग हो गए हैं। हम या हमारे मेहमान फ़ोन पर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम सामने रहकर उतनी बात नहीं कर पाते जितनी कि हम मोबाइल पर एक दूसरे से कर लेते हैं। हमारे परिवार की परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार, कुलदेवी कौन सी हैं, ये सब समझाने की आवश्यकता आज बन जाती है। बुज़ुर्गों की उपेक्षा की जा रही है और हम लोग यह कहकर उनका तिरस्कार करते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता या ये पुरानी पीढ़ी है। मगर मानव मूल को संरक्षित करने हैं यदि हैं तो रीति रिवाज आदि तो उन्हें बच्चों को समझाने ही होंगे। बुज़ुर्गों का सम्मान भी सिखाना होगा। स्वभाषा में बात करें, अपनी हिंदी और संस्कृत बोली, जिसमें बोलने में हमने अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। स्वभूषा जिसमें कि हम अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, तो इन चीज़ों को परिवर्तन की आवश्यकता है। यानी हम अपनी स्वभाषा में बात करें, स्वभूषा में लोगों के सामने प्रस्तुत हों, अपने देश की वेशभूषा, खादी, प्राकृतिक वस्त्र, ये सब हम पहने। घर का भोजन के स्थान पर आजकल हम लोग पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी ये सब खाने लगे हैं। तो इन चीज़ों को नकारें और अपने घर के खाने को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हमारे आइडियल हमारे अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई, दुर्गावती आदि होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग पर्यावरण की। मातृभूमि, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। नदियाँ हमारी देवी हैं, वृक्ष हमारे देवता हैं, गाय हमारी माता है। यानी प्रकृति मानव चिर सहचरी है। यज्ञ और हवन इत्यादि करके वातावरण को शुद्ध बनाएं, सात्विक भोजन करें। जब हम सात्विक भोजन करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हम अपने देश का अच्छे से विकास कर पाएंगे। पर्यावरण की सुरक्षा हमें शुद्ध सनातनी बनाएगा। वृक्षारोपण करेंगे तो हम उत्तम स्वास्थ्य की ओर प्रेरित होंगे।
अगर हम बात करें अपने पुराने समय की, तो तुलसी पूजन करके या वट सावित्री व्रत करके हम लोग वट को संरक्षित करते थे, तुलसी को संरक्षित करते थे, और इससे हम अनेकों बीमारियों से पार पा जाते थे। तो इन चीज़ों को करें। नदियों को संरक्षित करने के लिए हमें वृक्षमाल को बनाना होगा। आरती और भोजन के समय हमें मंगल संवाद करने होंगे। 30 त्योहार हम लोग एक साथ मनाएं, बच्चों को उनके पूरे 30 त्योहारों के बारे में बताएं, उसकी विधि बताएं कि किस तरह से करना है। अब बात जब हम पर्यावरण की करते हैं तो हमें बच्चों को बताना होगा कि वृक्ष की जो लकड़ी है वो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ जुड़ी रहती है। उस जुड़ाव को हमें बच्चों को समझाना होगा। अगर हम वृक्षमाल बनाएंगे तो हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे हम पार पा जाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब नदियों के किनारे वृक्ष लगे होते थे तो नदियों का बहाव उन पहले वृक्षों को उखाड़ता था, और उनको जब साथ में लेकर चलता था तो नदी का बहाव कम हो जाता था। यानी नदी का बहाव से पूरे के पूरे गांव जो है ख़त्म नहीं होते थे, जैसा कि अब आज इस समय में हुआ। अभी आप लोगों ने सुना कि देहरादून वगैरह में जब हुआ, तो इस तरह के अगर पेड़ पौधों अगर हम किनारे पर लगाते रहे और अपने घरों को जो है ना बनाया वहाँ पर, तो काफ़ी कुछ हद तक हम लोग जो हैं संरक्षित हो सकेंगे। भारतीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए हमें प्री वेडिंग शूट को अवॉइड करना होगा, क्योंकि विवाह संस्कार है, अनुबंध नहीं। कोई भी इमारत अकेले नहीं बन सकती। ईंट, सीमेंट, मजदूर, जमीन, सबका योगदान रहता है। तो क्यों ना हम अपने सनातन को सुदृढ़ व मजबूत इमारत बनाने के लिए सबको साथ लेकर चलें। जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे और बांध कर चलेंगे, बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छे गुणों का विकास करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में पंचग्रास माने गए हैं: गाय की रोटी, चींटी की रोटी, अतिथि के लिए भोजन, ये सारी चीज़, देवताओं के लिए भोजन। तो ये सब हमारी जब संस्कृति में है तो हम लोग खुद तो भूखे नहीं रहते हैं, अपने साथ साथ इस प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं को, अपने आसपास के लोगों को भी हम भूखे नहीं रह छोड़ सकते। तो जब हम भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, अपने संस्कारों को अपनाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश गरीबों की श्रृंखला में नहीं रहेगा। जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो एक से दूसरे तक, यानी एक से रोशनी दूसरे तक रोशनी पहुंचाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी बातों में से अगर इसका 2% भी अगर आप लोगों ने ग्रहण किया तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो सार्थक है। धन्यवाद।